हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल में। हम हिंदी साहित्य की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें इकाई 2 हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने इकाई 2 में आदिकाल शुरू हो गया है। इससे पहले हमने आदिकाल का नामकरण पढ़ा था और किस कवि ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, ये हमने टिक के साथ याद किया था। आज हम पढ़ेंगे आदिकाल की विशेषताएं। आदिकाल का समय है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी बताया गया है। अब आदिकाल की विशेषता में सबसे पहले आता है, पहली विशेषता है कि आदिकालीन साहित्य राजनीतिक दृष्टि से पतनोन्मुखी, सामाजिक दृष्टि से दीनहीन तथा धार्मिक दृष्टि से असंतुलित था। दूसरे नंबर पे आता है, आदिकालीन साहित्य में आश्रयदाताओं की प्रशंसा की जाती थी कि जितने भी कवि थे वे जिन राजाओं के आश्रय में रहते थे उन्हीं की प्रशंसा करते थे। बाहर प्रजा में क्या हो रहा है उनसे उन्हें कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद आता है ऐतिहासिकता का अभाव, कि आदिकालीन साहित्य में ऐतिहासिकता का अभाव था। उसके बाद अप्रमाणिक रचनाएं, कि बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिनके प्रमाण नहीं मिले हैं, जो प्रमाणिक नहीं है। उसके बाद आता है युद्धों का सजीव वर्णन, कि जो कवि थे जिन राजाओं के आश्रय में रहते थे उनके युद्धों का इतना सजीव वर्णन करते थे कि आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि भाई ये युद्ध ऐसे सच में हुआ था। उसके बाद आता है संकुचित राष्ट्रीयता। इसका मतलब है कि जो राजा जिसके अंदर में रहता था, जिस राज्य के अंदर रहता था, वो वहीं तक सीमित था। उसके राज्य से बाहर क्या हो रहा है उससे उसको कोई लेना देना नहीं होता था। वो बस अपने राज्य को फैलाना चाहता था। इस प्रकार संकुचित राष्ट्रीयता। वीर रस प्रमुख रस था तथा श्रृंगार रस को सहायक रस माना गया था। जहाँ पे युद्धों का वर्णन होगा वहाँ पे वीर रस तो होगा ही। युद्ध, फिर हमें वीर रस के साथ साथ आदिकालीन साहित्य में श्रृंगार रस भी मिलता है। उसके बाद आता है जनजीवन के चित्रण का अभाव, कि जो कवि होते थे वे सिर्फ अपने आश्रयदाताओं के जीवन का ही वर्णन करता था। जनजीवन में बाहर की प्रजा में क्या हो रहा है उनके जीवन से उन्हें कुछ लेना नहीं था, और उनकी रचनाओं में उनका कहीं भी कोई भी वर्णन हमें नहीं मिलता है। उसके बाद आदिकालीन काव्य के 2 रूप मिलते हैं, एक है प्रबंध काव्य, दूसरा है मुक्तक काव्य। उसके बाद विविध छंदों का प्रयोग हुआ, परंतु प्रमुख छंद दोहा छंद ही था। कि मतलब छंद तो इन्होंने बहुत प्रयोग किए थे अपनी रचनाओं में, पर जो मुख्यतः जो सभी कवियों ने जो जिस छंद का प्रयोग किया था वो था दोहा छंद। उसके बाद आता है डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ था, का प्रयोग है, परंतु पिंगल भाषा का भी प्रयोग हुआ था। कि डिंगल भाषा का प्रयोग ज़्यादा हुआ है, कहीं कहीं हमें पिंगल भाषा का भी प्रयोग मिलता है। डिंगल भाषा होती है अपभ्रंश भाषा प्लस राजस्थानी, और पिंगल भाषा होती है अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मेल से बनती है। और आदिकालीन साहित्य में हमें डिंगल भाषा का प्रयोग ज़्यादा मिलता है, पिंगल भाषा का मिलता है पर कम मिलता है। इसमें रासो शैली की प्रधानता थी, जो रासो काव्य थे वो ज़्यादा लिखे गए थे आदिकाल में। उसके बाद अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ था, और भी अलंकारों का प्रयोग हुआ था, पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग ज़्यादा हुआ था, क्योंकि जो कवि थे जिन राजाओं के आश्रय में रहेंगे उनका बढ़ा चढ़ा के वर्णन उनको करना होता था, और बढ़ा चढ़ा के वर्णन करने के लिए हमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा।
आदिकाल की विशेषताओं के बाद हम देखेंगे आदिकाल का विभाजन। उसमें आता है आदिकालीन साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला आता है धार्मिक साहित्य, दूसरा आता है रासो साहित्य, तीसरा आता है लौकिक साहित्य। अब धार्मिक साहित्य में क्या आता है ये हम आगे देखेंगे, ये भी पढ़ेंगे, रासो साहित्य में भी पढ़ेंगे और लौकिक साहित्य पढ़ेंगे। और उनमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे धार्मिक साहित्य कि धार्मिक साहित्य क्या होता है। धार्मिक साहित्य का प्रमुख उद्देश्य है धर्म का प्रचार प्रसार करना। इसमें आदिकालीन धार्मिक साहित्य को भी हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें पहले आता है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। कि सिद्ध साहित्य में की क्या विशेषताएं हैं, सिद्ध साहित्य में कौन कौन से कवि हैं ये हम पढ़ेंगे। नाथ साहित्य की क्या विशेषताएं है, नाथ साहित्य में कौन कौन से कवि हैं, और जैन साहित्य। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको डेली वीडियो मिलती रहेगी। अगर आप चाहें तो आप इन नोट्स को अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू।